केसेस ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैंने तभी डिस्कस किया जब मैंने क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन किया था कि ये केसेस है, इसमें क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। केसेस का मतलब केस लॉ थोड़ी होता है, उसको केस लॉ बोलते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। उसमें सॉरी साहब, तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा कि व्हाट आर द वेरियस केस लॉज एक्सप्लेन। तो पूरे बुक में गिन चुन के कुछ केसेस है। अब मैंने खुद नहीं तुमको केस लॉस बोले तो मैं वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता हूँ? थोड़ा दिमाग, केसेस ये वर्ड तुमने पहली बार सुना लॉ में? इसके पहले तुम नहीं बोलते थे कि ये केस में ऐसा करने का, वो केस में वैसा करने का? तो केसेस ऑफ क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? जहाँ पे क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मैंने डिस्कस करते टाइम बोला था कि खाली इधर ही होता है, मतलब नॉन ग्रेचुइटस पेमेंट मेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन, नेसेसरी सप्लाइड, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड एटसेट्रा। वो सिचुएशन लिखने थे। अब बात भी समझो ना, बाजू में कितने मार्क्स है? सारी केसेस दिखने का मैं 10 मार्क रखूंगा, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करते तो आ जाता। वो नहीं अप्लाई कर रहा तो फिर पागल की तरह केसेस कोई, अरे पागल समझ में, केसेस जनरल मीनिंग है, सिचुएशंस लिखूंगा। तो नहीं लिखा तो गुड, अच्छा हो, गलती हो गई। अभी इधर जितना मिस्टेक हो रहा है उतना अच्छा है, वो उधर नहीं होगा। थोड़ा कॉमन सेंस बाहर जाओ। एग्जाम में हमेशा होता है ऐसा कि कॉमन सेंस हम लोग बाहर छोड़ के आते हैं, हम जितना पढ़ा है उस पर फोकस करते हैं, उससे प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक नहीं होती। अरे ऐसा पूछा, तो ऐसा पूछा मतलब वो तू घर पे रिलैक्स में बैठा तो तेरे को समझ में आता। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना हम लोग को घर पे जाने के बाद स्ट्राइक होते हैं, अगर पेपर बाद में डिस्कस करते हैं तो, और पेपर के टाइम स्ट्राइक नहीं होते क्यों? पढ़ा नहीं होता है, नहीं कॉमन सेंस घर पे भूल के जाते होंगे। एनीवेज, क्लियर है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट का जो सिचुएशन था। अब जो भी क्वेश्चन पेपर था वो बहुत इजी था, मतलब प्रेडिक्टेबल था, और क्या था, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो क्वेश्चंस थी। अब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 घंटा सफिशिएंट टाइम था 30 मार्क्स, क्योंकि 3 घंटे के लिए 100 मार्क्स, और वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं मतलब पेपर लेंथी हो सकता है। 100 मार्क्स ये तो बोलने के लिए 100 मार्क्स है, पेपर तो लेंथी भी हो सकता है, पेपर तो डिपेंड्स। तो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द सेम। भाई 3 घंटे में पूरा पेपर करूंगी, अच्छा नहीं गया पेपर, ठीक है ना? हाँ, ऐसा लगा मुझे। नहीं सर, नहीं अच्छा था तो फिर कुछ नहीं हो सकता था। नहीं सर, मतलब लेंदी होना ही चाहिए, पेपर लेंदी होगा, हर पेपर लेंदी होगा। और अगर पेपर लेंदी नहीं है तो मैं टाइम कम कर दूंगा। नहीं एक ही बात है। अगर पेपर छोटा लग रहा है मुझे कि यार 1 घंटे के लिए ज्यादा है, मैं टाइम कम कर दूंगा। फर्स्ट था इसलिए मैंने 1 घंटा सफिशिएंट टाइम रखा, अदरवाइज इसका मैं 45 मिनट्स रखता हूँ। कंप्लीट करके बताओ 45 मिनट्स, सारे पॉइंट्स कवर करके। मैंने बोला था सारे पॉइंट्स कवर करने को, मैंने ये बोला था कि पॉइंट्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन करो, मैंने पहले ही बोला था ना, तो तुम थी तभी जब ये डिस्कशन हुआ था। और ऐसा भी नहीं कि खाली लास्ट लेक्चर बोला था, उससे पहले भी बोला था, फोकस शुड बी ऑन कवरिंग ऑल द पॉइंट्स, नॉट कि भाई एक ही पॉइंट में डिटेल में घुस गए, इन्हीं 4 लिख जो भी जो भी जो भी हो क्वेश्चन। चलो अभी हम जो अपना बाकी है उसके ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन यूनिट 2 कंसिडरेशन, लेट स्टार्ट कर रहे हैं एकदम, मतलब कंसिडरेशन का यूनिट। ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट ने करेक्ट वे में दिया है, और मैंने मुझे लगा कि भाई फर्स्ट के बाद 6 करना है, क्योंकि 6 में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है 2 थे, इसलिए 6 कर लिया। फिर उसके रिलेटेड वेजरिंग एग्रीमेंट है, इसलिए 3rd खत्म कर लिया। और अब कंसिडरेशन, अब कंसिडरेशन का लिटरल मीनिंग तो पता है ना, समथिंग इन रिटर्न, बदले में मिले वो। तो सर सिंपल है ना, उसके लिए सेपरेट मॉड्यूल की, सेपरेट यूनिट की क्या जरूरत है? बात खत्म, समथिंग इन रिटर्न। ये क्या है? ये वही है, समथिंग इन रिटर्न, ये याद रखना। जैसे लास्ट लेक्चर में
फ्री कंसेंट हुआ ना अपना कंप्लीट, उसको ना ऐसा टर्म यूज किया कंसेंसस एड आइडम, मतलब फ्री कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, ऐसा भी बोलते उसको, मीटिंग ऑफ माइंड्स, माइंड्स मिलने चाहिए, बैठने नहीं, सॉरी मिलने चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एड आइडम। ये समझा ना? अब इसको हटा देता हूँ, इसका कोई म्यूचुअल कंसेंट क्या, हाँ तो फ्री कंसेंट में म्यूचुअल कंसेंट, कल इट शुड बी फ्री फ्रॉम फाइव थिंग्स, कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ये समझा? अब ये इसमें क्या समझा, लेकिन मैं लैटिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये याद रखना है, कंसेंसस एंड आइडम, क्विड प्रो को, ये टर्म्स याद रखने हैं। तो क्या कंसिडरेशन के ऊपर जनरल कुछ आए तो क्विड प्रो को लिख देने का पता होना चाहिए, शायद कहीं पे इकोनॉमिक्स में भी ये टर्म आ सकता है, टैक्स का टॉपिक है तो आ सकता है, देयर इज नो क्विड प्रो को इन केस ऑफ टैक्स, मतलब हम टैक्स पे करते, जरूरी नहीं उसका बेनिफिट हमको मिले, इनफैक्ट जो टैक्स कम पे करते हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं रहती, उनको ज्यादा जरूरत है। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अच्छा ठीक, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन तो 400 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कंसिडरेशन का डेफिनेशन सबसे डिफिकल्ट डेफिनेशन कंसिडरेशन का, मीनिंग सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल मीनिंग है कंसिडरेशन का, डेफिनेशन सबसे डिफिकल्ट है। पढ़ो सेक्शन 2 सेक्शन डी, consideration when at the desire of the promisor, promisee or any other person has done or abstained from doing, does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something for a promise is a consideration for a promise, बराबर ना? ऐसा ही कुछ है। मैं वर्ड टू वर्ड बायक नहीं करता, याद रह गया, नहीं रहा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट याद रख लेता हूँ। हाँ मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। हाँ बोला बराबर, चला दिमाग चला, अच्छा है, नहीं चलाओ दिमाग, कर रहा है नहीं कर रहा, करेगा नहीं करेगा, कर चुका है नहीं कर चुका, क्या टेंसेस है? तो जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली सिंपल है, करना या ना करना। तो डिफिकल्ट क्या है मैं बताता हूँ, डिफिकल्ट वो नहीं है जो तुमको लग रहा है, डिफिकल्ट है फर्स्ट स्टार्टिंग का पार्ट, एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तुमको याद होगा मैं एग्जांपल दिया था क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में, कि मेरी नेबर है, म्यूनिसिपैलिटी का नोटिस आया, ड्यूज बाकी है टैक्सेस के, इसने पे किया, एम आई लायबल टू पे हिम? यस, नेबर समझा? नो, शी इज नॉट लायबल। ध्यान देना, कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस होता है, नहीं समझो, क्योंकि मेरा मेरा खुद का होता है, हम लोग ऐसे बोल देते जो सोचो, मैं खुद बोल देता हूँ अभी भी, थोड़ा सुनना, क्योंकि पेपर में प्रॉब्लम हो सकता है, समझा? परफेक्ट, मतलब मेरे डिजायर से वो कुछ काम करे तो मैं लायबल हूँ, तो मेरी गाड़ी मैंने पार्क की और अचानक चकाचक हो गई है, तो आई एम नॉट लायबल टू पे हिम, जो भी बंदा जो वॉश करेगा उसको, क्यों? बिकॉज तुम मेरे डिजायर से नहीं कर रहे। तो कैसे होना चाहिए? प्रॉमिसर के डिजायर से होना चाहिए। प्रॉमिसर कौन सा? जो देने वाला है वो। मैं अगर देने वाला हूँ कुछ चीज, तो मेरे डिजायर से तुम कुछ काम कर चुके हो या नहीं कर चुके, कर रहे हो नहीं कर रहे, करोगे सॉरी करोगे या नहीं करोगे, दैट इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन। धीमे जा रहा, अब प्रॉमिस और अदर पर्सन वो भी डिफिकल्ट। तो मैंने वॉचमैन को बोल दिया कि गाड़ी क्लीन करो, वॉचमैन बोलेगा कि गाड़ी क्लीन हो जाएगी, लेकिन गाड़ी क्लीन करने के लिए मेरा भाई आएगा सुबह सुबह, मैं नहीं करता, मेरी उम्र हो गई। अब मुझे इससे कोई लेना देना है कि गाड़ी वॉचमैन क्लीन करेगा, उसका भाई भाई क्लीन करे, मुझे गाड़ी क्लीन होने से मतलब नहीं। लेकिन मैंने प्रॉमिस किसको किया? वॉचमैन को। बेनिफिट किससे मिल रहा है? उसके भाई से। तो प्रॉमिस ही और एनी अदर पर्सन हैज डन or abstained from doing, does it or abstains from doing, or promises to do or abstain। समझ में आया? वहां पे एक केस मिलेगा तुमको,
हम एक एक पॉइंट करेंगे, पहले केस सुन लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। हो सकता है एक आध एम ने खा लिया, डबल एम हो सकता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत एरर हो गया चलेगा, समझा ना। अब रमैया में डबल ए की जगह पे हमने सिंगल वाई लिखा या उल्टा लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई मार्क्स कट नहीं होगी। ऑब्वियसली नॉट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये चिन्नैया वर्सेस रमैया बराबर। स्पेलिंग की तरह एक कोई ना कोई लेटर इधर उधर हो सकता है। That's okay. कौन सा एम है ना, डबल एन है, चिन्नैया, चिन्नैया। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इससे आधा मार्क का भी, क्योंकि हमको क्या करने के इनके नाम के इन डिटेल। हाँ, अभी कुछ अजीब ही लिखोगे तो बात अलग है, तो रॉन्ग दे देंगे। चिन्नैया वर्सेस रमैया। अब केस में क्या हुआ था देखा, मदर ने डॉक्टर को बोला ये प्रॉपर्टी मैं तुमको देती हूँ, वहां पर टर्म यूज किया है गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट एक्चुअली वन साइडेड होता है, लेकिन प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और बदले में डॉक्टर को बोला कि कैश देनी है, फ्री में नहीं दे रही, वो कैश तुम्हारे मामा को दे दो, अंकल, समझा। अब डॉक्टर ने प्रॉमिस किया अंकल को कि यस अंकल आपको मैं कैश दे दूंगी, प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस किसका, कैश पे करने का, किसको, अंकल को। किसने दिया, डॉक्टर ने दिया। बदले में प्रॉपर्टी अंकल से आई है, सेम हो गया ना वॉचमैन का एग्जाम, चलेगा चलेगा। लेकिन हाँ ये बात है, अगर डॉक्टर ने अंकल को प्रॉमिस किया है तो ही बात इन दोनों में हो चुकी है, बराबर है, उसको दे देना। लेकिन डॉक्टर अंकल को प्रॉमिस नहीं किया है तो अंकल कुछ नहीं कर सकता। नाउ इन दिस केस कैन अंकल फाइल अ सूट अगेंस्ट डॉटर इफ daughter refuses to pay cash later? Yes, खत्म। प्रॉमिस योर अदर पर्सन। तो सर अभी आपने 5 मिनट पहले कुछ बोला, वो ये बोला कि डॉक्टर ने मदर को प्रॉमिस किया, अंकल को नहीं किया। मदर को प्रॉमिस किया कि मदर प्रॉमिस आई प्रॉमिस टू पे कैश टू अंकल, नाउ अंकल कैन नॉट फाइल अ सूट, क्योंकि दोनों के आपस में डिस्कशन हुआ है, इसके बीच नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। अब देखो बात समझो ना, अगर मैंने वॉचमैन को बोला है कि गाड़ी क्लीन करके रखा था तुम्हारा भाई चाहे तो ना भी आ सकता है कल से, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई के अगेंस्ट, बुद्धि में जा रहा है। लेकिन भाई मुझे प्रॉमिस करेगा कि सर एक काम करो, मैं सुबह सुबह आता हूँ, सुबह के सुबह चला जाता हूँ, तो मैं आपकी गाड़ी क्लीन करके रखूंगा, लेकिन पैसे मेरे भाई को, मतलब आपके वॉचमैन दे देना। अब बिल्कुल कोई सूट फाइल कर सकता है, अगर मैं पे नहीं करूँ तो कौन सूट फाइल कर सकता है, वॉचमैन भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, वॉचमैन भी कर सकता है, भाई भी कर सकता है, अगर प्रॉमिस किया थे। हाँ प्रॉमिस किया थे, मतलब ये दोनों के बीच में बात हुई है। अंकल को इस बात के बारे में बाद में पता चलता है, नहीं 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 तुमको प्रॉमिस किया तुम रिकवर कर सकते, अदरवाइज अदरवाइज नहीं। इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ इस केस में ना अंकल इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू, हाँ ये अजनबी है, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी और के साथ आई है लेकिन कैश किसी और को जा रहा है, अलाउड है। ये समझा कौन सी केस में, प्रॉमिस वाले ना। हाँ यही एक ही केस, वो छोड़ो आपस में हुई थी बात, वो छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, सॉरी, क्लियर है। अब ये अलाउड है, इसके बाजू में लिखता हूँ, ध्यान दिया इसको। अब क्वेश्चन का आंसर तुम ही दे दो, अगर ऐसा होता तो आंसर तुम ही दे दो, सिंपल आंसर अभी बन जाएगा। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्या अंकल सूट फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकता। अभी अंकल कौन है, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अलाउड। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड एक बहुत डिफिकल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज अलाउड।
फर्क समझा स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में? मैं कॉम्प्लिकेट कर सकता था लेकिन मेक इट सिंपल नो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब अंकल का कोई लेना नहीं है। और थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं अभी। प्रॉपर्टी, डॉक्टर ने प्रॉमिस किया कि मैं अंकल को पे करूंगी, समझा? तो मैंने एरो थोड़ा ऐसा लिखा है समझने के लिए। यहाँ पे क्या किया, अंकल को ही प्रॉमिस किया, यहाँ पे मदर को प्रॉमिस किया कि अंकल को पे करूंगी। अंकल को नॉलेज नहीं है तो अंकल सूट फाइल नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकता। यहाँ पे तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है, मदर कर सकती, हाँ मदर कर सकती, हाँ मदर कर सकती। एक्चुअली मदर दोनों जगह पे कर सकती है देखा जाए, लेकिन वो तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा मदर सूट फाइल कर सकते हैं, तुमको यही क्वेश्चन आएगा अंकल सूट फाइल कर सकते। जो लॉ में है वही क्वेश्चन आता है, जो लॉ के बाहर है वो क्वेश्चन नहीं है। आया तो कुछ लोग आया, अरे नहीं आएगा क्योंकि लॉ में है ही नहीं तो चीज। ड्यूल के बाहर का क्वेश्चन आ सकता है, लॉ के बाहर का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये समझना और भी इजी इसीलिए भी हो गया क्योंकि क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया था कि उसके मैं क्यों भरूं, मैंने थोड़ी बोला था तुमको पे करने के लिए। बोलना उनको पता है कि प्रॉपर्टी मेरे को ही मिलने वाली, तो भी वो फाइल नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली एज पर कॉन्ट्रैक्ट। होना चाहिए था बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि फिर भी इधर भी सूट फाइल करना चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी इसको ही मिलने वाली है ना, पैसा बराबर है। लेकिन लॉ ये बोल रहा है कि अगर प्रॉमिस डॉटर ने अंकल को किया है ये अलाउड नहीं है। ये समझा ना, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ये समझा कि डॉटर मदर को प्रॉमिस किया कि अंकल को पे करूंगा। It has to be an express promise from daughter to uncle, तो ही ये वैलिड है। और वहां पे पढ़ लेना चिन्नैया वर्सेस रमैया के भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे पहले पढ़ लो, चिन्नैया वर्सेस रमैया नहीं है ना, सेकंड है ना, सेकंड में। वेरी गुड, चलो पढ़ लो चिन्नैया वर्सेस रमैया। हाँ सर यहाँ पे फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट, हाँ सर यहाँ पे नहीं कर सकते। बट सर वहाँ पे पर्सनल भी नहीं कर सकते। सॉरी सॉरी, ए अंकल अगेंस्ट डॉटर ना, सॉरी क्लियर ना अभी क्लियर। क्या हाँ कर लो। अरे वो छोड़ो मैटरनल वगैरह, नहीं सर ब्रदर आया है। ब्रदर मतलब इसका ब्रदर है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल केस में वो इसका ब्रदर था, मतलब मामा, मेरे ब्रदर को दो, तुम्हारे मामा। पर अंकल लिख रहा है नीचे ब्रदर। हाँ वो छोड़ो ना, कुछ नहीं फर्क पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ता है, ब्रदर है अंकल के हिसाब से बोलो। वो इंस्टीट्यूट पागल है, कुछ भी लिखते है कैसे। ये समझ में आया ना बात खत्म, उसको क्रॉस चेक करवा। हाँ एक काम कर, उसको बाजू में रख, उसको बाजू में खाली इतना ये लिख ले, किधर है, हाँ ये लिख दो, ताकि तेरे को बाद में ये सुनो चिन्नैया वर्सेस रमैया के केस में क्या हुआ था ये तुमको इससे समझ में आ जाएगा, तो बस हो गया ना।
एग्जाम्पल तो हम ऑन द स्पॉट कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली चिन्नैया वर्सेस रमैया में क्या हुआ ये याद रख के एन्युटी वगैरह टर्म्स पूरे रट के पेपर में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एन्युटी की जगह पे इंस्टॉलमेंट लिखेगा चलेगा, स्ट्रेट अवे मैंने तो कैश ही लिखा है, मैंने तो इंस्टॉलमेंट में नहीं लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एन्युटी है या इंस्टॉलमेंट है, कि इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई संबंध नहीं, अमाउंट है। भैया समझा? अब तुमको क्राउड पूछना तो पूछो, लेकिन बाल की खाल निकालना अच्छा नहीं है, कोई जरूरत नहीं। उससे अच्छा मैंने जो बाल की खाल निकाली वो ध्यान दो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। हाँ और सर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना है कंपल्सरी। क्या याद रखना होता है पता है? केस लॉ, और केस लॉ में क्या हुआ था इन शॉर्ट, वो ब्रदर था या अंकल, ये था अंकल था, जरूर नहीं है। मैं तो क्या बोलता हूँ कि भाई केस लॉ लिखो, और जो तुमको इसके रिलेटेड एग्जाम्पल आता है वो लिख दो, जो एग्जाम्पल आता है वो खाली रिलेवेंट होना चाहिए, और केस लॉ का रेफरेंस देना कंपल्सरी। तो तुम मदर की जगह पे फादर लिख सकते हो, कुछ भी, इधर दादर इधर डॉक्टर की जगह पे तुम कुछ और लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम्पल हाँ नहीं, वो केस लॉ है, केस लॉ कंपल्सरी लिखनी, केस लॉ का नाम लिखना है कंपल्सरी, एग्जाम्पल तुम चेंज कर सकते। तो ये तो लिखना ही मत ना कि इन दिस केस दिस थिंग वाज हैपेंड, एग्जाम्पल के नाम से लिखना, और केस लॉ का रेफरेंस दे देना, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। और तुम केस लॉ में क्या हुआ तो भी डिटेल में लिखोगे, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, मार्क्स उतने ही मिलेंगे। मेरिट में आना चाहते हो तो भी, रैंक में लाना चाहते हो इंस्टीट्यूट में तो भी, क्या लिखना है? केस लॉ का नाम और जो एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डिफिकल्ट पॉइंट है तो पेपर में एग्जाम्पल लिखने का, यही लिख दो। क्योंकि उल्टा वॉचमैन वगैरह का एग्जाम्पल लिखना ज्यादा डिफिकल्ट है, ये सिंपल है। क्लियर? कुछ डाउट लग रहा है? डाउट है? नहीं ना? पक्का ना? हाँ, आगे बढ़े ना। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज, वहां पे दिया ही दिया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अलाउड, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, वो तो प्रोबेबली आज के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब फटाफट पॉइंट्स खत्म करते हैं। प्रॉमिसर के डिजायर से होना चाहिए, देखो एसेंशियल्स, एसेंशियल्स या फीचर्स जो भी लिखा होगा, प्रॉमिसर के डिजायर से होना चाहिए, बराबर है मेरे पास point। अब प्रॉमिसर के डिजायर से, अच्छा पहले कुछ डेफिनेशन के फीचर्स दिए, वही है एक्ट, डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग, सेकंड एब्स्टिनेंस मतलब नॉट डूइंग रे, थर्ड desire of the promiser, promise or any other person, past, present or future. लीगल रूल्स फर्स्ट क्या दिया है? एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिस, बता दिया ना, मेरे इच्छा से तुम कुछ काम करो तो ही लायबल, अदरवाइज नहीं। पढ़ लो, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव इंपॉर्टेंट केस नहीं है, नहीं है। कंसिडरेशन के टॉपिक में एक ही केस इंपॉर्टेंट है, ये चेन्नई वर्सेस रमैया, चेन्नई वर्सेस रमैया, हाँ सॉरी, हाँ बराबर। और एक है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, लास्ट में आती है, वो केसेस इंपॉर्टेंट है। तो यही इंपॉर्टेंट बात खत्म, याद रखनी है, बिल्कुल रखो, मॉडल में जितने केसेस दिए उतने याद रखो। मैं इतना बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बात खत्म। अच्छा देखो क्या हुआ था, ये टर्म्स पता है? प्लेंटिव डिफेंडेंट, प्लेंटिव मतलब जो सूट फाइल करता है, मतलब जिसको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। पढ़ लो, डी डिफेंडेंट प्रॉमिस टू पे प्लेंटिव, तो मैंने डी लिखना, डी टू पी प्रॉमिस है क्या? कमीशन, कमीशन
मार्केट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पी एट द डिजायर ऑफ द सी। समझा क्या? मतलब पी ने मार्केट किया सी के डिजायर से, क्या डी से बी के डिजायर से, तो डी लायबल नहीं है, बात खत्म, वही होगा। पढ़ लो। डी से स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, स्ट्रेंजर का लेना देना ही नहीं है उधर। हाँ, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट है। मैंने तो बोला था करने के लिए, तुमने किया। हमने थोड़ी बोला था, हमने गुड्स बेचने के लिए बोला था, हमने उसके लिए मार्केट बनाने के लिए नहीं बोला था। अगर डी ने बोला होता कि अब तुम आती खत्म, सी के नाम से क्या लेना था? मार्केट बनाया सी ने बोला इसलिए। अगर डी ने जो सी बोलेगा वैसा होगा। हाँ, तो आधी अलग है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर पी ने बोला होता, डी ने बोला होता कि भाई जैसा सी बोलेगा ना वो हर काम कर दे, तेरे को उसके पैसे मिल जाएंगे, तो बात ही खत्म। अरे आपने बोला वैसे काम किया, सी ने बोल दिया हमको कि मार्केट बनाना, हमने बना दिया। आप ही ने बोला था ना कि जैसा सी बोले वैसा कर लेना। बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल भी बहुत लॉजिकल है। ऐसे रिलेटेड एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पढ़ लो। पढ़ लिया? मेरे डिजायर से तो तुमने मेरे गुड्स बचाए नहीं, तो आई एम नॉट लायबल टू। खत्म। नेक्स्ट। हो चुका है, ऑलरेडी बता दिया। तो सर वो पहला पैराग्राफ कौन बोल रहा है लिखने के लिए? हमने थोड़ी बोला कि पहला पैराग्राफ मॉड्यूल में दिया वैसा ही लिखो, खाली हेडिंग एंड एग्जांपल। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ लिखने का जरूरत ही नहीं है, खाली हेडिंग एंड एन एग्जांपल, बस खत्म। देखो भी मत पैराग्राफ। हाँ, कौन सा? हाँ, तो पहले बोला इसने मार्केट किसके खर्चे, किसके डिजायर से बनाया? कलेक्टर के। सी ने किधर कुछ प्रॉमिस किया? तो डी मार्केट का खर्च नहीं देगा अभी, मैंने बोला था तुमको बाजार कलेक्टर। हाँ, तो उससे ले लो पैसे। मैंने तो खाली गुड्स बेचने के लिए बोला था, अब तुमने उसके लिए खर्चा इतना किया, वो मैं लायबल नहीं हूँ उसके लिए। थ्री, एग्जीक्यूटेड एंड, ये तो पहले भी आ चुका है टर्म, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड हो चुका है, तो ना बाकी 5 सिंपल है। प्री पेमेंट कर दिया अमेजोन के थ्रू, फोन ऑर्डर करना है या टीवी ऑर्डर करना है, जो भी है, तो मेरी तरफ से हो गया एग्जीक्यूटेड, बाकी एग्जीक्यूटेड। खत्म, पढ़ लो। सीधा एग्जांपल करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, मैं तो बोलता हूँ सीधा एग्जांपल कर लो, सीधे एग्जांपल पे जाओ, हेडिंग एंड एग्जांपल। पैराग्राफ पढ़ना भी मियरली मतलब ओनली, ओनली ऐसा पढ़ सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ, नहीं पढ़ लो। हो चुका है तो एग्जीक्यूटेड है, होना बाकी है तो एग्जीक्यूट है। ये क्लियर है? तो प्रॉमिस है अभी भी तो एग्जीक्यूट ही है, हो चुका है तो एग्जीक्यूटेड है। एग्जांपल पढ़ा, समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ, तो मैं अननेसेसरी नहीं पढ़ता, समझ में आ गया। नेक्स्ट। हाँ, हाँ तो एग्जीक्यूट ही है। यूनिलेटरल बायलेटरल वगैरह इसमें नहीं है, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूट। फोर्थ पॉइंट को बाजू में रखो फिर। पॉइंट नंबर 5, कंसिडरेशन नीड नॉट बी
एडिक्वेट, 500 करोड़ की जमीन है, 500 रुपए में बेचना चाहता हूँ, लॉ को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं, लॉ बोल रहा है कंसिडरेशन होना चाहिए, कितना तुम डिसाइड करो। तो एडिक्वेसी इज नॉट एन इम्पोर्टेंट फैक्टर, कंसिडरेशन होना चाहिए। 1 रुपए में बेचो चलेगा, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, कितनी तो। अब तुमको मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैं मेरी जमीन 500 रुपए में बेच रहा हूँ, 500 करोड़ की, इसको बेच रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्यों प्रॉब्लम होगा? नहीं है, तो लॉ को क्या प्रॉब्लम होगा? कंसिडरेशन रखो। लेकिन कभी कभार एडिक्वेसी फैक्टर कोर्ट में कंसिडर होता है, ऐसा समझो। नहीं नहीं नहीं, सुनो, कनपट्टी वाला एग्जाम्पल, बात एकदम सिंपल है। अगर वो साइन करेगी तो वो घोड़ा देख के करेगी, पैसा देख के नहीं करेगी। तो अगर मुझे पता है कि वो घोड़ा देख के साइन करने वाली है, तो मैं पैसा उतना ही दूंगा या कम दूंगा? तो कोर्ट में ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा ना कि सर वो 70 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, खाली 2 करोड़ देके खत्म किया। अब 2 करोड़ में दे दिया, इसका मतलब भी समझो कुछ गड़बड़ है, और मैं तो बोल ही रही हूँ कि गड़बड़ क्या है, कोएर्शन हुआ है। तो कोएर्शन या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड वगैरह के केस में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं है। हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके ऊपर बाद में आते हैं, रुको, पहले मेरा पॉइंट कंप्लीट होने दो, वो जो हो जाएगा तेरा डाउट ये कुछ। अब वो ये छोड़ो ना, ये अपना बाबा, सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो, सब मोह माया है, तो कर दी, और बाद में ये बहुत सस्ते में दे दो, नाम के लिए हम दिखा देंगे कुछ 10 रुपया, 50 रुपया, या 500 रुपया, 1000 रुपया, और 500 रुपया, 1000 रुपया में ट्रांजेक्शन डन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? खाली नाम के लिए, ताकि पता चले कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दे दो प्रॉपर्टी। अब बाद में स्ट्राइक होता है कि जो हुआ वो गलत हुआ, तो अंडर इन्फ्लुएंस के लिए सामने वाला बंदा कोर्ट में जा रहा है, तो जब प्रूव होगा ना, ऐसे आधे घंटे में तो सेटल नहीं होगा मैटर, तो प्रूव होने जा रहा है, तो वो ये बोलेगा ना कि सर देखो कंसिडरेशन कितना कम है। इससे पता चलता है ना कि फ्री कंसेंट, कुछ तो गड़बड़ है, ये तो पता चलता है। हो सकती है, मैं तो बोल रहा हूँ कि 500 करोड़ की जमीन 500 में भी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ ना कि फ्री कंसेंट नहीं है। तो जब फ्री कंसेंट मिसिंग है और उसका केस कोर्ट में मिल रहा है, तो इनएडिक्वेसी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। वकील ये बहुत बात पे केस खेलेगा और जीत भी सकता है, नहीं तो वो पागल है क्या 70 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में बेचने के लिए? नहीं, वैलिड है, अरे भाई वैलिड है, लेकिन जोर जबरदस्ती वैलिड किया है ना, समझा ना? तो फ्री कंसेंट जहां पे मिसिंग है या फ्री कंसेंट पे ऊपर क्वेश्चन है और मैटर कोर्ट में है, तो कोर्ट इनएडिक्वेसी फैक्टर को कंसिडर करेगी, अदरवाइज कोर्ट देखेगी भी नहीं, क्योंकि वॉलंटरी उसकी मर्जी, मेरे मर्जी से मैं दो 500 रुपए में तो वैलिड है ना, वो कनपट्टी पे घोड़ा रखेगी तो गलत है ना। बस खत्म, पढ़ो अभी, किधर दिया है वो लाइन जो मैंने बोला था, वो दिया है। हाँ देखिए, थर्ड पैराग्राफ, बाकी कुछ दम नहीं है, खाली थर्ड पैराग्राफ पे चल। But as an exception, if it is shockingly less, 500 करोड़ की जमीन 550 करोड़ नहीं, 500 करोड़ की जमीन, ऐसा कुछ मैंने बोला 70 करोड़ की जमीन खाली 2 करोड़, शॉकिंगली लेस। And the other party alleges मतलब complains that his consent was not free, then this adequate then this inadequate consideration can be taken as an evidence in support of this। बहुत इंपॉर्टेंट सबूत हो जाता है कि फ्री कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट मतलब कम, हाँ बहुत कम, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट। डन, आगे बढ़े।
हाँ हाँ जाना है। हाँ ठीक है, बाद में कवर कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं तो बोलूंगा इम्पॉसिबल मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ बाद में उससे कवर कर लो, बाकी कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ठीक है चलो, ये इसमें तो बैठ गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कंफ्यूजिंग। इमीडिएटली कवर करना बाद में। हाँ कल ही कर। हाँ अगर 70 करोड़ की जमीन 70 करोड़ में ही देती है, हाँ सब कंसेंट वंसेंट सब है, सब बराबर, हाँ लेकिन उधर ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, तो ऐसे का वो तो वैसे वॉइड है, लेकिन वो तो थर्ड यूनिट के हिसाब से वॉइड है, रीजन अलग है, रीजन अलग है। जैसे देखना माइनर रेटिफिकेशन वाले में क्या हुआ था कि दूसरा ट्रांजैक्शन भी वॉइड था, लेकिन रीजन अलग था ना। पहला वॉइड इसलिए था क्योंकि माइनर के साथ हुआ, दूसरा इसलिए वॉइड था क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पर इफेक्ट वही हो, लेकिन रीजन अलग हो सकता है। बाकी लोगों को नहीं समझा तो छोड़ो, उसको एग्जांपल देने के लिए बोलता। ओके बाकी लोगों को पता होने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फिर भी बाजू में रखते हैं, लास्ट में करते। लास्ट पॉइंट एक, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। आ गया तेरा पॉइंट, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी पढ़ लो। इमोरल था वॉइड एग्रीमेंट्स, मॉरल मतलब एथिक्स। पब्लिक के अगेंस्ट यूनिट 3 में क्या कर रहा था? यूनिट 3 में हो चुका है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ना क्वेश्चन तभी आना चाहिए। नो मैटर अभी तुम लोग का अटेम्प्ट लेटेस्ट में है या 1 साल के बाद है, सिंसियरिटी उतनी लेवल पे चाहिए। और इमीडिएटली घर पे जाके चेक करना अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तभी क्वेश्चन पूछना। धीरे धीरे मैं स्ट्रिक्ट होने के स्टेज पे हूँ, क्योंकि मैं नहीं स्ट्रिक्ट होऊंगा तो फिर पेपर में इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहेगा, तो मुझे तो स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला ना, अगर पेपर अगर छोटा है तो मैं टाइम कम कर दूंगा, लेकिन तुमको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पेपर लिखने की आदत होनी चाहिए। अच्छा है ना, 15 मिनट जल्दी पेपर कंप्लीट हो जाएगा, यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो उल्टा अच्छा है, तो कुछ भी हो सकता है, तो 5 मिनट लेट भी पहुंच सकते हो एग्जाम सेंटर पे, ना हो वैसे तो 2 घंटे भी लेट पहुंच सकते, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। लेकिन 15 मिनट जल्दी पेपर कंप्लीट होने पे अपना फोकस होना चाहिए। 10 मिनट पहले 15 मिनट रखा टारगेट, तो 10 मिनट पहले उतना ही लिख के तो स्पीड बढ़ाओ। तो बहुत अच्छा हैंडराइटिंग, कौन बोला तुमको अच्छा हैंडराइटिंग निकालने के लिए? शुड बी लेजिबल, दैट्स इट। गंदा मत लिखो, मतलब ऑलरेडी अच्छा है तो जानबूझ के खराब निकालने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन नहीं है हमारा हैंडराइटिंग अच्छा सपोज, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी एक बार मैं बोल चुका हूँ, ये जानबूझ के बोल रहा हूँ कि जिसको ऐसा लग रहा है कि हैंडराइटिंग का एडवांटेज मिलेगा, नहीं। हाँ प्रेजेंटेशन का क्या हुआ, वो कीड़ा डाल दिया ना उसको। बिलीव मी, तुमको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बैठो, ये समझा? चल ये क्लियर है इतना? अब ये क्या था, ऑर्डर, चल। हाँ हाँ सॉरी। हाँ आगे बढ़े।
कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल इमोरल, ये तो एग्जांपल देख लो समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट घर पे देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। उसके पहले वाला पॉइंट ये भी सिंपल, रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब काल्पनिक, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन मत पढ़। रियल मीन्स इट शुड हैव सम वैल्यू, सीधा एग्जांपल, हेडिंग एंड सीधा एग्जांपल, समझा ना? जरूरी नहीं हर चीज डिफिकल्ट हो, कुछ चीजें हमको पहले से पता होती। Good, I'm happy. That shows you are sincere. नहीं जाती तो अलग बात है, जाके वापस आई तो मत। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 6, हाँ समझा ना? आगे बढ़े ना? हाँ देख, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अब देखो बात समझो, ये हेडिंग अच्छा नहीं दी है इंस्टीट्यूट ने। कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग विच इज नॉट अ पर्सन्स ऑलरेडी लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म, ऐसा कुछ लाइन होना चाहिए था। मैं मतलब बताता हूँ, एग्जाम्पल शायद ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले डिस्कस किया था तुम्हारे पास कि पुलिस ने फोन ढूंढा, सपोज तुम्हारा, या कोई चीज ढूंढी और वो पैसे मांग रहे उस चीज के, कि भाई तुम्हारा 2 लाख का फोन था, 2 लाख कौन सा फोन होता है, 1.25 लाख का फोन था, फोल्ड वगैरह सैमसंग, हाँ सैमसंग फोल्ड ले लेते, नहीं तो 1.25 लाख का है ना, और वो 1.25 लाख डालने का मन भी करता है देख के, कंपास बॉक्स सुपर फोन है वो आलिया भट्ट वाला रे। तो वो फोन अगर नया फोन था क्या था, और वो फोन गया, पुलिस ने ढूंढा और बोला कि 1.25 लाख का फोन है, तो 5,000 को दे दो। Can he compel you to pay that amount, 5,500, whatever? No. Why? Because फोन ढूंढना इट इज लीगल ड्यूटी। तो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन ऐसा नहीं हो सकता जो ऑलरेडी एक पर्सन की लीगल ड्यूटी है। एग्जांपल पढ़ लो, है ही नहीं, एक सेकेंड, है थर्ड लाइन पे चेक करो, थर्ड लाइन पे चेक करो, वो एग्जांपल ही है। Hence a promise to pay money to a witness to is void. मत जाना कोर्ट में, या जाओगे तो बस बोल देना कि मैं नहीं था, void है। या फिर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट एग्जांपल बताता हूँ। मैंने मर्डर के एलिगेशन में मुझे पकड़ा है, लेकिन मैं मर्डर नहीं किया है, तो ये चश्मदीद गवाह है, आई विटनेस। तो मैंने उसको एक दिन पहले कोर्ट में बुलाया, उसको तो कोर्ट में बुलाया तो उसको जाना उसकी लीगल ड्यूटी है। एक दिन पहले मैं उसके घर पे गया और बोला कि देखो तुमको तो वैसे भी कोर्ट में बुलाया क्योंकि तुम इकलौती चश्मदीद हो, क्योंकि तुम इकलौती वहां पे थी जिसे चश्मा पे तो तुमको बुलाया, इसको तुमको बुलाया, तुम बस टेस्टिफाई कर देना कि मैं वहां पे नहीं था, समझा? अब इससे मैं बच जाऊंगा, तो तुम्हारी वैसे तो मैं वैसे भी बोलने वाली हूँ, हाँ पता है, फिर भी आ जाना, 5 लाख रुपए दूंगा भाई। क्यों सर? दे दूंगा, ऐसी मैं छूट जाऊंगा ना तुम्हारे वजह से, इसलिए 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा, समझा? अभी और जोश से नहीं, अभी तो जाना ही है, और गई, बाद में टेस्टिफाई कर दिया, और फिर बाद में मैंने पैसा देने से मना कर दिया, क्या रिकवर कर सकती है? किस बेसिस पे करेगी? पहले पैसे दे दिया, बोला कि दे दिया तो कुछ भी चलता है, पैसे दे दिया और विटनेस के लिए पहले पैसे दे दिया, हाँ। क्या था? तो मैं कर सकता हूँ, अरे पागल, विटनेस को पैसे खिलाना अलाउड, विटनेस को पैसे खिलाना तो वैसे भी अलाउड नहीं है। इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। तुमने नहीं पढ़ा यूनिट 3, एक सेकंड, तुमने नहीं पढ़ा यूनिट 3 अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में था,
तो था तभी या नहीं था अभी इतना मुझे याद नहीं आ रहा है, पर मेरे हिसाब से था और तूने नहीं पढ़ा है, वो अच्छे से पढ़ ले। मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी अलग अलग हो जाती है, देखा जाए तो। हाँ मॉरल ड्यूटी की बात ही नहीं, लीगल मॉरल ड्यूटी का मतलब क्या है? नेसेसरी प्रोवाइड कर रहा है। मॉरल ड्यूटी है, हाँ वही। मॉरल ड्यूटी है। अगर किसी बच्चे की फीस हद से मतलब नहीं है और तुमको देनी है नहीं है, दैट इज वॉलंटरी। जबरदस्ती थोड़ी है कि तुम दोगे, लेकिन दोगे तो रिकवर कर सकते, हाँ वो मॉरल ड्यूटी है। अब ये तो लीगल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी में पैसे दे दिए तो रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर तो कुछ नहीं हो सकता। पुलिस को पैसे दे दिए, अब तुम कोर्ट में जा रहे हो कि पैसे दिए थे, अब यार इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बात तो गलत ही है, वॉइड ही है। अब तुम प्रूव करोगे ना कि मैंने पैसे दिए थे, तो रिकवर कर सकते हो, कर सकते हो। सुनो कैसे, वॉइड एग्रीमेंट का बेनिफिट कोई अपने पास है, पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, वो अलग बात है। करप्शन का पैसा तुम ले सकते हो, लेकिन करप्शन करने के लिए तुमको भी पनिशमेंट लगेगी। शायद कोर्ट बोल सकता है कि ये ले लो पैसे, हाँ थैंक यू सर, आपको भी फाइन लगेगा और सारा अमाउंट जमा कर दो। पर सारा अमाउंट जमा कर दो मतलब पुलिस के पास नहीं, कोर्ट के पास। ये समझा? अब ना खाली 6 पॉइंट इतना नहीं चलेगा, क्योंकि हेडिंग ना गलत है, इनकम्प्लीट है हेडिंग, तो हेडिंग से क्लियर नहीं होता, अंदर का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग, समझ में आया? The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration. ये लिख दो चलेगा, हेडिंग मत लिखना क्योंकि हेडिंग एक्चुअली इनकम्प्लीट है। क्या लिख रहे हैं? अंदर एक्सप्लेनेशन लिख दो ना डायरेक्ट। सर ऐसा चलेगा कि पहले 5 में हेडिंग लिखा, 6 में हेडिंग नहीं लिखा, हाँ पॉइंट आने से मतलब है, कोई जरूरत नहीं है कि 5 पॉइंट्स हेडिंग्स लिखे और 6 पॉइंट सेंटेंस लिखा तो मार्क्स कट नहीं होंगे, टेंशन मत लो। ये समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ रूल नहीं होता ओसी को एसपी जैसा कि हेडिंग में ही होना चाहिए, 3 हेडिंग, चौथा खाली एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल चलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हो कि जो सेंटेंस है उसमें 1-2 वर्ड हाईलाइट कर सकते हो। एक भी हेडिंग नहीं लिखेंगे चलेगा, हाँ कंटेंट आने से मतलब है, हेडिंग के नाम से लिख या फिर सेंटेंस से लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक वापस पहले भी बोली थी, एक चीज वापस बोल रहा हूँ, रिपीटेशन मत करो, हेडिंग को रिपीट मत करो। एक ही सेंटेंस से काम हो रहा है तो एक ही सेंटेंस से लिखना, बार बार वही चीज इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स नहीं चलेगा। पेपर लिख रहे हम लोग, बुक नहीं छाप रहे। नेक्स्ट, कि भाई ज्यादा पेजेस बढ़ गए तो हम ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट, समझा? सेकंड पैराग्राफ चेक करो, बट वेयर अ पर्सन प्रॉमिसेस टू डू मोर देन दैट इज व्हाट इज लीगली बाउंड टू डू, समझा? मतलब एक पर्सन की जो लीगल ड्यूटी है उस मतलब मैंने इससे और भी कुछ काम करना है जो उसकी लीगल ड्यूटी, तो पैसे देने पड़ेंगे ना। अदर देन दिस थिंग, क्योंकि कोर्ट में जाके टेस्टिफाई करना उसकी लीगल ड्यूटी है, उसके अलावा मैंने उसको कुछ काम पे लगाया तो उसके तो पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वो उसकी लीगल ड्यूटी नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था, जो हिंदी पिक्चर में बोलते हैं वो एक्चुअली मॉरल फर्ज होता है, ये एक्चुअल फर्ज है, कोर्ट में बुलाया जाना पड़ेगा, समझा? पुलिस को वो चीज ढूंढनी पड़ेगी, वो उसका लीगल ड्यूटी है। ये तो मेरा फर्ज था, वैसे नहीं है। तो फर्ज था बोलते ना हिंदी पिक्चर में, आपने मेरे जान पे खेल के मुझे बताया, ये तो मेरा फर्ज था, वो मॉरल ड्यूटी है, वो लीगल ड्यूटी नहीं है, ये लीगल ड्यूटी है। ओके, इट शुड नॉट बी वेग और अनसर्टन। वेग मतलब नॉट क्लियर, ऐसे ही कुछ बोला तो अनसर्टन नहीं होना चाहिए, वो तो पता है तुमको। अब बचा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4th पॉइंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने बोला एक रीजन के मत जाओ। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट पागल एक्चुअली, एक साथ ही देना चाहिए। एग्जीक्यूटेड नहीं, पास्ट नहीं, एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, एग्जीक्यूटरी मीन्स फ्यूचर।
वो तो समझने की बात है, दोनों सेम है। एग्जीक्यूटिव मतलब फ्यूचर, वो तो टेंशन ही नहीं है ना, वो तो सब पता था पहले से। तो पास्ट मतलब क्या सर? पास्ट, पास्ट मतलब पास्ट, उसका कोई टर्म नहीं है, ये समझा? लिख दो वही पे। एग्जीक्यूटिव में पास्ट नहीं है, पास्ट में नहीं आएगा, बता दो ना कैसे, ऐसे कैसे, तीनों का एग्जाम्पल करेंगे। फिर भी लिखा है, अगर अच्छे से लिखा है तो ठीक है, या फिर उसको हाईलाइट कर। पास्ट और एग्जीक्यूटेड दोनों अलग है। एग्जीक्यूटेड मतलब प्रेजेंट, मतलब क्या? गए, पैसे दे दिए, गुड्स ले लिए, एग्जीक्यूटेड, ये प्रेजेंट माना जाता है, पास्ट नहीं। पास्ट अलग है, फ्यूचर पता है ना, बाद में दोगे। तो फर्नीचर उसने दे दिया, बोल दिया आई प्रॉमिस टू पे यू परसों, तो वो एग्जीक्यूटर ही हो गया। उसने दे दिया तो एग्जीक्यूटेड हो गया, मतलब प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, पास्ट अलग है। पास्ट कैसे बताता हूँ? मेरे डिजायर से इसने कोई काम किया, से फॉर एग्जांपल मेरे डिजायर से इसने मेरे बच्चे की ट्यूशन ली, मेरे डिजायर से ली कि भाई तुम आती हो ना यहाँ पे बाजू में वगैरह, तो मैं उसको भेज दूंगा, उसको थोड़ा पढ़ा देना। अब कोई ऐसी इंटेंशन से की, मतलब इसको पैसे की वगैरह कोई जरूरत भी नहीं थी, 10-15 मिनट में कॉन्सेप्ट बता, समझा ना? कल एग्जाम है उसकी, ट्यूशन नहीं बोल सकते, चलो कल एग्जाम है आज पढ़ा देना, समझ में आया? अब इसने पैसे के लालच में नहीं किया, लेकिन मेरे डिजायर से किया, समझा? ओके, तो ये बात हो गई। पढ़ा दिया, पेपर अच्छा, मैं बहुत खुश हो गया। अब मैंने इसको बोला कि आई प्रॉमिस टू पे यू 1000 रुपीज। नहीं सर जरूरत नहीं है, अरे रख लो, मुझे अंदर से खाया है इसलिए रख। समझ में आ रहा है? अब मैं इसको 1000 रुपए का प्रॉमिस अभी आज कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ आने वाला है? नहीं। आ चुका है? अभी नहीं, पहले आ गया है, उसको पास बोलते हैं। प्रॉमिस के पहले जाके, प्रॉमिस के पहले तो पास कंसिडरेशन। अब दूसरा एग्जांपल सुनो, तुम मेरे बेटे को पढ़ा देना, मैं तुमको 1000 रुपए देता हूँ, ये पास नहीं, ये प्रेजेंट होगा, ये एग्जीक्यूटेड वगैरह आ जाएगा। तुम अभी पढ़ा दो, पढ़ लिया उसने सपोज, और बदले में मैं तुमको 1000 रुपए बाद में देता हूँ, एग्जीक्यूटेड ही हो गया। पास क्या है? पास मतलब जब मैंने उसको बोला था पढ़ाने के लिए, तब 1000 रुपए के बारे में बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ इतना बोला था कि पढ़ा दो। पढ़ा दिया और 1000 रुपए दे, वो क्या है? एग्जीक्यूट देने के बाद बात अलग है, एग्जीक्यूटेड हो गया। हाँ, देने के बाद तो पढ़ा दिया पर पैसे नहीं दिए, वो एग्जीक्यूटिव हो गया। हाँ, देना बाकी है, हाँ, तो एग्जीक्यूटिव हुआ। लेकिन सुन, अभी जो बदले में मैं उसको 1000 रुपए दे रहा हूँ, 1000 दे रहा हूँ, उसके बदले में जो कंसिडरेशन मुझे आने वाला है, अभी आ रहा है नहीं, पहले आ चुका है। प्रॉमिस के पहले होता है उसको पास्ट कंसिडरेशन, पढ़ लो अंदर, स्पेशली पास्ट कंसिडरेशन। और इसको सिंपल करना ना पास्ट कंसिडरेशन को, तो उल्टा पास्ट सिंपल हो जाएगा। देख, रिसीव्ड बिफोर प्रॉमिस, ये समझा क्या? खत्म। और डन। एक सेकेंड, हाँ डन है। और मैं एक्सक्यूज नहीं सकता, नो मैटर हाउ जेन्युइन रीजन यू, तुमको नहीं सर। क्या ये क्लियर है? पक्का? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, पास्ट क्लियर है?
मैं फिर भी पास्ट कंसिडरेशन वापस एक बार बता देता हूँ। सपोज मेरा बेटा खो गया और मैंने इसको बोल दिया कि तू काम पे लग जाए, कोई डिटेक्टिव है, लेकिन पर्सनल रिलेशन है, अपनी बच्ची है तो मैं ढूंढ लेगी। सिमिलर एग्जाम्पल, इसे मैंने वापस इसी को लिया, तो ये ढूंढ लेना मतलब फीस के बारे में बात नहीं हुई है, वापस बोल लो। और फिर इसने ढूंढने के बाद मैंने बाद में ये बोल दिया कि अब तुमने जो काम किया उसका, अरे सर अपने लोगों में थोड़ी ऐसा होता है, तो मेरा फर्ज था, आई मीन मॉरल ड्यूटी, तो मुझे नहीं चाहिए पैसे, फिर भी मैं तुमको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, तो जो मैं देना चाहता हूँ उसके बदले में जो आ रहा है वो पास से फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा कि बात हो गई, डिटेक्टिव वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मैंने उसको बोला ढूंढने के लिए, मिल गया। अब इसने कैजुअली क्या है, अब सोचो ना कि तुम किसी के घर पे हो, कोई बंगलो वगैरह है, और वो बंदे का कोई बच्चा खो जाता है और तुमको बोला जाता है, बोला मतलब ढूंढना ना जरा प्लीज, और तुम भी हक से ढूंढने लगते हो। अभी तुम पैसे के लालच में थोड़ी ढूंढोगे, तो दिमाग में आएगा भी नहीं, शैतान दिमाग होगा तो पता नहीं, लेकिन अदरवाइज नहीं आएगा, तुम ढूंढोगे और वो मिल जाएगा तो तुम दे दोगे। अगेन तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं होगा, बात खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ हुआ। अब 2 दिन के बाद रात को मेरे सपने में भगवान आए, शंकर, सपोज, और सपोज मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है लेकिन ठीक है। तो क्या 5 कप चॉपर बेच सकते हैं, तो शंकर भगवान आ सकते सपने में। अच्छा, तो विच इज रेगुलर ड्रेस कोड, त्रिशूल वो सब ऐसा, तो समझा रहे मुझे कि बच्ची ने ढूंढा, बेचारी गरीब है, तुमसे अच्छी भक्त है मेरी, तुम तो फिर भी स्वार्थी हो। आज जो भी तुम्हारे पास है, भगवान का दिया सब कुछ है, वजह किसकी वजह से? त्रिशूल यहाँ पे रखा है तो आपकी वजह से, उसको तो कोएशन भी नहीं बोल सकते, समझना है? हाँ, तो आपकी वजह से। तो अब मैं नहीं बोलूंगा, तो समझ जा कि वो बेचारी बच्ची गरीब है, डोंट माइंड, बोल रहा है ऐसे, मेरी सच्ची भक्त है तो कुछ ऐसे उसको दे दे। मैं रीजन बताता हूँ, एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूँ। दूसरे दिन मेरी, मतलब अगर तुम नहीं दोगे तो तीसरी आंख मेरी खुलेगी, तो इससे पहले के शंकर भगवान की तीसरी आंख खुले, मैंने मेरी आंखें खोल दी, उड़ गया, और मैंने इसको इमीडिएटली फोन किया और बोल दिया कि तुमने जो भी काम किया, अरे सर वापस क्या बोलने की नहीं, फिर भी थैंक यू आप सिर्फ 10 बार बोल चुके हैं, वो तो सस्ता रहता है ना थैंक यू बोलना, 10 क्या 100 बार ले लो, पैसे नहीं। तो मैंने 10 बार बोल दिया, लेकिन इन एडिशन टू दिस थिंग आई रियली मीन इट, तो सच में एहसान किया, अरे सर मैं समझ सकती हूँ, थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू, ठीक है, तो अभी मैं तुमको 4 करोड़ रुपया देता। बात सिंपल सी है, शंकर भगवान आए थे सपने में, तो उनके भी तो लाज रखनी पड़ेगी ना। ऊपर अगर बहस हो गई आपस में शंकर और गणपति जी की, क्या बोला गणपति, सिर्फ 4-10 लाख रुपए, इसलिए बोल रहा हूँ 4 करोड़, तो मैंने उसको बोल दिया 4 करोड़, समझ में आ गया? अब जो बदले में प्रॉमिस आ गया है वो पहले मिला है, समझ में आ गया? मेरे डिजायर से ही ढूंढा और मैंने बाद में प्रॉमिस, पास्ट कंसिडरेशन। और क्योंकि शंकर भगवान कम्स ओनली इन इंडिया, पास्ट कंसिडरेशन इज वैलिड ओनली इन इंडिया, कोई लॉजिक नहीं है, याद रखो सेंटेंस। सीए इंस्टीट्यूट ने वहां पे नहीं दिया है, सीपीटी में भी नहीं दिया था, लेकिन क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में। हाँ हाँ, पास्ट कंसिडरेशन वैलिड वैलिड ओनली इन इंडिया, तो मैंने वो स्टूडेंट को याद रखवाने के लिए ये सब राम कथा सुनाई थी। प्रेजेंट और फ्यूचर तो है, पास्ट अजीब चीज है, पास्ट चीज ही अजीब है, तो इंडिया भी तो अजीब है, इट इज वैलिड ओनली इन इंडिया, मॉड्यूल में लिख दोगे तो भी चलेगा, सामने से लिखने की जरूरत है, लिखोगे तो और अच्छा है। मैं तो बोलता हूँ कचरा हटा दो और ये लाइन लिखो, पास्ट कंसिडरेशन सिंपल वर्ड्स में लिख दे और ये लिख दे, इट इज वैलिड ओनली इन इंडिया। ये मेरा कहना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए, मॉड्यूल में लाइन जैसी है। अब ये लाइन सीपीटी के टाइम भी नहीं थी, लेकिन सीपीटी में कोई एक अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, तब मैं नहीं था पढ़ाने के लिए, लेकिन पूछा था, तो अभी भी आ सकते हैं, हमको थोड़ी लेना देना, हमको याद है।
क्लियर है? हाँ हमारा डिजायर नहीं होगा पर उसमें हाँ, ये हो ना, ये हुआ असली क्वेश्चन। मेरे डिजायर से नहीं ढूंढा, उससे वॉलंटरीली ढूंढा, तो पहले ना वो कंसिडरेशन नहीं, तो वो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। विदाउट माई डिजायर इफ यू डू समथिंग, तो वो विदाउट कंसिडरेशन हो जाए। कंसिडरेशन का मीनिंग ही है कि तुम मेरे डिजायर से मेरे लिए कुछ करो, तो मेरे लिए कंसिडरेशन, और उसके बदले में मैं तुमको कुछ दूंगा, वो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन। तो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था ना, तू गुड्स देगा और बदले में कैश लेगा, सो फॉर यू कैश इज द कंसिडरेशन, फॉर मी गुड्स कंसिडरेशन। लेकिन वो अपने अपने डिजायर से हो, तो अब तो ऐसे ही मेरे गले में गुड्स दे देगा और बोल देगा पैसे दे दो, मेरे डिजायर से डिजायर से नहीं किया, फिर भी हम लोग पैसे दिए। दे सकते हो, गिफ्ट नहीं दे सकते क्या? नीचे भिखारी मिल गया, भीख नहीं दे सकते क्या? नहीं, नो कंसिडरेशन। हाँ, विदाउट कंसिडरेशन है। तो विदाउट कंसिडरेशन चीजें होती नहीं है क्या? हाँ, तो बिल्कुल हो सकती है ना, वही तो बोला ना, भिखारी को दे दिया नीचे पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी पैसा डाल दिया नीचे, क्या प्रॉब्लम है? मुझे डाल रहा है, बहुत पैसे है मेरे पास, 100 रुपए ऐसे नीचे डाल दिया। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आया कि जरूर पीछे कोई जरूरतमंद आएगा, 5-10 मिनट में उसको पैसे मिल जाएंगे। मेरी मैं कर दिया, दूसरा प्रॉब्लम है। ये करना जरूरी है क्या? नहीं सर, क्या कुछ भी एग्जाम्पल लेते हो, तुमने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा। कुछ भी हो सकता है होने के लिए, तो मर्डर का भी तो ट्रांजैक्शन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलते हैं उसको। तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग उनके वर्ल्ड में बोलते होंगे, वैसे तो डी कंपनी भी बोलते हैं, दाऊद कंपनी। तो डी कंपनी थोड़ी इंडियन कंपनी से 2013 के अंदर रजिस्टर हुआ होगा। बिजनेस क्या है, सुपारी वगैरह होते हैं ना, होने के लिए सब होता है। अगर आप एग्जाम्पल बेटा अगर लेकिन तो फर्स्ट है कि वहाँ पे मुझे पता चलेगा चलेगा, सर्वेंट ने ढूंढा और उसने बोला नहीं था, बट सर्वेंट ने ढूंढ लिया, तो उसकी तो ड्यूटी थी ना। हाँ, तो नहीं है लायबल। मेरे सर्वेंट ने मेरे बेटे को ढूंढा, तो पहले भी हुआ था डिस्कशन। अगर मैंने जनरल ऑफर दिया था, तो जनरल ऑफर तो मेरे सर्वेंट को भी लायबल होता है, लेकिन ये भी बात है, मेरे सर्वेंट, इफ इट इज अ जनरल ऑफर देन इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू माय सर्वेंट, क्योंकि सिर्फ मेरे बेटे को ढूंढना ये सर्वेंट का काम नहीं है। सर्वेंट का काम है नदी नाले, सॉरी वो क्या है, वो बर्तन वगैरह मांगना। सॉरी, नदी नाले किधर से आया, पिक्चर देख रहा था, तो भी है वो, समझ में आ गया। सॉरी, इग्नोर दैट, समझाना कुछ, जो भी है वो सब काम धंधे करना उसका काम है, मेरे बेटे को ढूंढना थोड़ी काम है। हाँ, वो बात है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे है कि मैं मेरे बेटे को कभी घूम सकता है, उसके लिए नौकर रख दिया कि भाई तुमको कोई काम नहीं है, ऐसे ही बीच बीच में मेरा बेटा वगैरह खो गया, जाओ भाई, ऐसा है तो पता है, पुलिस पे ढूंढा तो उसका लीगल ड्यूटी है। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं मानता, वही तो बात है। तुम देने के लिए कुछ किसी को कुछ भी दे दो। सवाल ये कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आइज में उसकी कोई वैल्यू है क्या? नहीं। नेक्स्ट हो गया। हाँ, वे सबसे खतरनाक क्वेश्चन, वो पहले करते हैं या उसके बाद वाला? हाउ स्वीट। अच्छा, तो वो नहीं करते, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, उसके बाद वाला है। हाँ, छोटे वैलिडिटी अभी हो गया ना उसका, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट पेज 2.4। 1.3 अरे 2.4 क्वेश्चन, 2.3 कैंसिल आज के लेक्चर में। 2.4 2.3 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2.4 आधा हो जाएगा, 2.3 वो जल्दी हो जाएगा।
हाँ सर वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट, छोटा यूनिट है, यूनिट छोटा है। कितने पॉइंट? 7 पॉइंट। हाँ अच्छा सुनो, अब तेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी एक रीजन है कि ये अभी पहले करवाना था। छोड़ना भाई, उसको समझ में आ जाएगा तुमको। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन मतलब पहले रूल सुनो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अगर आ गया कुछ एक्स न्यूडो फैक्टो नॉन ऑरिटो एक्शियो, ये क्या है मतलब बता दो ना मैं। इसका मतलब है आउट ऑफ नेकेड प्रॉमिस नो एक्शन कैन लाई। मतलब नेकेड प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस इक्वल्स टू क्या था? बराबर बराबर है, वो प्रॉमिस था। प्रॉमिस में कुछ ऐड हो जाता तो एग्रीमेंट बनता था कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो उसको नेकेड प्रॉमिस बोलते हैं। नेकेड प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन, समझा? तो प्रॉमिस में क्या होना चाहिए? होना चाहिए। तो आउट ऑफ नेकेड प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन नो एक्शन कैन लाई, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते, समझा? समझा? अब इसको सिंपल वर्ड्स में मतलब इसका लिटरल मीनिंग इज आउट ऑफ बेयर, नेकेड मत लिखना, नेकेड लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेयर इज अ मोर प्रॉपर टर्म। नेकेड प्रॉमिस नो एक्शन कैन लाई, लाई हो जाएगा। अरे छोड़ना, ऑडिटर के क्या मीनिंग? अरे नहीं, ऑडिटर ये याद रखना है नहीं? नहीं, लेकिन सामने से वो पेपर में दे देंगे तो पता होना चाहिए ना कि इसका मीनिंग क्या है। ऑडिटर, हाँ यू आर है। याद रहता है? अरे सुपर, इससे अच्छी कोई बात होगी कि इतना भयंकर सेंटेंस याद रख दिया पेपर से कर तो पागल हो जाएगा देख के ये तुमको याद है। अच्छा, इसका मीनिंग ये है और इसका भी सिंपल मीनिंग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका भी मीनिंग सिंपल। अब ये तो एक्चुअल मीनिंग, वो मेरा मीनिंग नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस। कोई एक्शन नहीं ले सकता। इक्वेशंस बोल एक एक करके। हाँ, कभी बोला था इक्वेशंस गोल्डन रूल्स की तरह, ये बोला था मैंने कि इक्वेशंस याद नहीं है तो बाद में तकलीफ हो सकती है, तो वो तुम्हारी गलती। कैजुअली नहीं बैठ सकते लेक्चर। इक्वेशन कौन बोलेगा? रिया प्लीज। हाँ बोलो, तुम बोलो। Offer plus expenses promise, promise plus consideration is agreement, agreement plus enforceable by law is the contract. इट्स लाइक तुम अकाउंट्स कर रहे हो, गोल्डन रूल्स नहीं आते। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा अकाउंट्स, लेकिन नहीं आएगा अकाउंट्स। सब बोल रहे समझ में आ रहा है, लेकिन वो हमेशा हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता रहेगा क्योंकि गोल्डन रूल्स क्लियर नहीं है। बराबर ना? समझा? तो मतलब अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो नेकेड प्रॉमिस है, तो कंसिडरेशन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट तक बात आगे बढ़ेगी नहीं।
अब वापस बोलना उसे मुझे लग रहा है उसके चेहरे पे देख के दिल पे लग गया, वेरी गुड। उसका पेपर में इम्पैक्ट हो तो वेरी गुड, नहीं तो क्या फायदा, तो क्या फायदा, तो दिल पे लग के क्या फायदा। अच्छा हाँ, मुझे लगा 1 वीक तो रोज उसको आना जरूरी है, मम्मी का फोन है, अटेंड कर। ये क्वेश्चन अभी तो रुके हो तो दो, हाँ मम्मी को बोल दो मैसेज कर दो, मुझे मत है ना, सर को सर से बात करो, मैं नहीं बोलूंगा, जो भी रीजन हो सकता है। एक तो कैटेगरी होती है ना जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए कि मतलब सच में मेरा घर पे ही काम है इसलिए मुझे जाना है, ये नहीं बोल रहा तो जो भी है मेरे को क्या लेना देना। एनीवेज 7 पॉइंट्स है, दिख रहा है। अब 7 पॉइंट्स में ना 7 पॉइंट्स में एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि इन 7 केसेस में भले कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, भले कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ 7 केसेस में, बाकी भी। अब उसके लॉजिक से ऑब्वियसली पहला, अच्छा लास्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरी मर्जी। चैरिटी वन साइडेड होता है, एक्चुअली वैलिड नहीं है, सुनो एक्चुअली वैलिड नहीं है, लेकिन केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ऐसा हुआ था कि मैंने प्रॉमिस किया कि मंदिर का सारा खर्चा, गौरी मोहम्मद है ना, मस्जिद का सारा खर्चा होगा, केदारनाथ भी है, ये ऐसा कैसे है, पर गौरी मोहम्मद कैसे, एनीवेज दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सुनो ना सुनो, मुस्लिम कारागिर हो सकता है, उसको बोला होगा कि तुम खर्चा कर दो पूरा का पूरा, मैं मंदिर का सारा रिनोवेशन का काम मैं भर के दे दूंगा, क्योंकि ऑफिशियल केस में टेम्पल वर्ड यूज किया। अब टेम्पल कौन सा आता है हमको लेना देना नहीं है, तो ऑब्वियसली टेम्पल अलग होता है, हाँ रे मॉस्क अलग होता है, लेकिन छोड़ो ना भाई, लगा ही मुझे टेम्पल अलग होता है, बुद्धिस्ट टेम्पल छोड़ भाई, टेम्पल है तो टेम्पल का खर्चा अच्छे से करना, मतलब अच्छे से कर दो, पैसे मैं देता हूँ। अब एक्चुअली देखा जाए ना कि चैरिटेबल कॉज के लिए पैसे देते हैं, दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन तुमने बोला इसलिए उसने खर्चा किया, अब तुम बोल रहे कि नहीं देता, ये नहीं चाहिए, समझा, इसीलिए चैरिटी नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में आता है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन इसके ऊपर एक केस पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अगर तुमने मैंने प्रॉमिस किया कि टेम्पल का खर्चा जो भी होता है मैं भरने के लिए तैयार हूं, ये मैंने पुजारी को बोल दिया और पुजारी ने सारा काम करवा दिया, बंद हो गया, हाँ वो नहीं आएगा, हाँ सॉरी थैंक यू, मैंने बोल दिया पुजारी को कि टेम्पल का पूरा खर्चा तुम करवा दो, बदले में मैं तुमको जो भी खर्चा होता है वो मैं भर के दे दूंगा, तो पुजारी ने किया, मेरे भरोसे किया, अदरवाइज नहीं करता, तो बात एकदम सिंपल है ना, तब उसे तो क्रेडिट पे किया होगा, और मैंने किया कि प्रॉमिस टू पे फॉर टेम्पल, तो जितना पुजारी पे करेगा, जितना पुजारी पे करेगा उसी के लिए आई वुड बी लायबल, समझा, she can recover that amount, she नहीं sorry, he can recover that amount, वैलिड है, वन साइडेड है ना, वैलिड है, समझा ना, वैलिड। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद में ये हुआ। अब लेकिन सुनो, मैंने ऐसे ही प्रॉमिस किया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, एनजीओ को, कि मैं डोनेशन देता हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, और नहीं दिया, एनजीओ कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट,
मैं अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोलूं तो ही वो वैलिड है, क्योंकि ये तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है। अरे दे दो की बात ही अलग है, देना बात ही अलग है, जिसको चाहिए उसको दो, लेकिन नहीं दोगे तो एनजीओ कैन नॉट टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मी। लेकिन एनजीओ के मैंने बोल दिया कि एनजीओ है, एनजीओ तुम एक प्रोजेक्ट करो, वो प्रोजेक्ट का पूरा पैसा मैं दे दूंगा और बेचारों ने पूरा प्रोजेक्ट करवा दिया, अब मैं नहीं दे रहा हूँ, गलत है ना? उस केस में बाकी बोल तो वैसे एक तरह से रिटर्न नहीं ले सकता है। रिटर्न नहीं ले सकता ना। नहीं, तो इतना क्यों बताया सर? क्योंकि सीपीटी में एक बार पूछा था और सीपीटी में भी ऐसी सेंटेंस था। सीपीटी के टाइम डिटेल में होगा नहीं, सीपीटी में इतना ही सेंटेंस तो भी पूछा, तो अभी भी पूछ सकते हैं। जितना टेम्पल का खर्चा हुआ है सिर्फ उतना रिकवर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो भले मैंने प्रॉमिस किया है 10 लाख रुपीस का, लेकिन टेम्पल का एक्सपेंस हुआ 8 लाख का, तो रिकवरी कभी 8 लाख की होगी, मैक्सिमम 10 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। हाँ, तुम 25 लाख का खर्चा करोगे वो भी नहीं चलेगा। मैंने क्लियरली बोला कि मैं 10 लाख रुपए देता हूँ टेम्पल के रिनोवेशन के लिए, मैं 10 लाख रुपए प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? टेम्पल के रिनोवेशन के लिए। तो टेम्पल के रिनोवेशन में अगर 8 लाख खर्चा हुआ तो टेम्पल लीगली सिर्फ 8 लाख रिकवर कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो 12 भी दे सकता हूँ, और मैंने इधर अमाउंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इधर पर्पस इज इम्पोर्टेंट। हाँ, अगर 10 के ऊपर जा रहे तो तुम 2 करोड़ का खर्चा करोगे रे, ऐसे थोड़ी चलता है, मैक्सिमम। ये समझा? इतना सब डिस्कस करना बहुत जरूरी था। भले उसमें लाइन तो एक ही दिया है, तो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। चैरिटी नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन होता है तो वो होता है, लेकिन कुछ ऐसा स्पेसिफिक पर्पस के लिए करो, लॉजिकल है भाई, तुम्हारे भरोसे हमने काम किया, नहीं तो हम नहीं काम नहीं करते, तो देने पड़ेंगे पैसे। चल 6 पॉइंट क्या है? हुआ ये डिस्कशन बेलमेंट। हाँ, तो बेलमेंट में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, खत्म। नेबर को ज्वेलरी संभालने के लिए दे दी विदाउट कंसिडरेशन, वैलिड है, वैलिड है। समझा ना 6 पॉइंट? नहीं समझा? बेलर बेली भूल गए। अगर तुम्हारे पास कोई गुड्स है, तुम उसके ओनर नहीं हो, मैंने दिए हैं संभालने के लिए, तो बेलर और बेली, it is your duty to return that commodity to me. That is a contract, but there is no consideration. Personal relation है तो no consideration. बैंक होगी, बैंक के लॉकर में रख रहा हूँ तो कंसिडरेशन है। तो उन्होंने क्या बोला है? बेलमेंट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर वाला पॉइंट क्या दिया है? गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, प्रॉमिस नहीं है। क्या लिखा है? मतलब गिफ्ट दे चुका हूँ, गिफ्ट दे चुका हूँ, वैलिड है, इवन इफ इज वन साइडेड। गिफ्ट का प्रॉमिस किया है, वॉइड है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमको गिफ्ट करूंगा आईफोन, समझा? पर्सनल रिलेशन नहीं, गिफ्ट करूंगा, लिख के दे रहा हूँ, चल, इट इज विदाउट कंसिडरेशन, इट इज वॉइड। समझ में आया? लेकिन अगर आईफोन दे दिया, जोश जोश में आके दे दिया, अब नेक्स्ट 10 मिनट के बाद रियलाइज हुआ कि यार नहीं देना चाहिए था, वापस दे रहे मेरा आईफोन, तो ये बोलेगा नहीं दूंगा, भूल जाओ। क्यों? अरे गिफ्ट है, यही गिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं होता, तुम कोर्ट में जा भी नहीं सकते, क्योंकि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अरे सर, एक बार गिफ्ट कंप्लीट हो गया ना, तो इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन इट इज वैलिड। गिफ्ट कंप्लीट हुआ तो गिफ्ट का प्रॉमिस लिखना वहां पे, गिफ्ट का प्रॉमिस इज वॉइड, गिफ्ट का प्रॉमिस इज वॉइड। गिफ्ट कंप्लीट हो चुका है तो वो वैलिड है। कुछ लोग क्या करेंगे, खाली गिफ्ट लिख देंगे, रॉन्ग, कंप्लीटेड गिफ्ट। दोनों वर्ड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें 2 पार्टीज होते हैं, डोनर एंड डोनी, डोनी नहीं डोनी, डोनर एंड डोनी, जो देगा वो डोनर, जिसको देगा डोनी, ये वर्ड्स याद रखो प्लीज। जैसे बेलमेंट में दिया नहीं है लेकिन लिखना है, डीलर एंड
कौन से देंगे चैरिटी में ना डोनर डोनर डोनी गिफ्ट में, गिफ्ट में हाँ गिफ्ट में डोनर, सो चैरिटी में भी हो सकता है डोनर डोनी, हाँ चैरिटी में भी डोनर डोनी, हाँ तो वेलवेट में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। हो जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐसे कहा इसको दे दिया गोल्ड नेबर को संभालने के लिए। इसने हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं नहीं वो उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट ही बोलते हैं। तुमको ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपने पर संभालने के लिए तुम्हारे, क्योंकि हम सबको थोड़ी पता रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या है, लेकिन सब लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, समझा ना। चल 4th पॉइंट, एजेंसी स्टेट एजेंट। मुझे मेरा फ्लैट बेचना है, अब इतना क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। मुझे मेरा फ्लैट बेचना है, एरिया में 7-8 एजेंट, हर एरिया में होते हैं 10-12 एजेंट आजू बाजू में, ज्यादा 10-12 एजेंट को बोल के रखूंगा या एक को बोलूंगा, प्रैक्टिकली 10-12 को बोलूंगा ना, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जितना ज्यादा जगह पे बोल के रखूंगा उधर एक मिल सकता है, ज्यादा चांसेस है। तो मैंने 10 लोगों को बोल के रखा, 10 लोगों को कुछ देना पड़ेगा पैसे, एक को देना पड़ेगा, नहीं जरूरी नहीं है, फ्लैट बेचेगा तब देना पड़ेगा। एजेंट तो एजेंट को अपॉइंट तो मैं उसी दिन कर चुका हूँ, 10 एजेंट के पास मैंने बोल दिया कि भाई मेरे फ्लैट बेचने के लिए कोशिश, तो 10 के 10 लोग काम करेंगे, मेरे लिए काम करेंगे, उसके बदले में उनको कुछ पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, फ्लैट बेचने के बाद मिलेंगे, और वो भी 10 में से एक को। ऐसा भी हो सकता है कि एक को भी ना मिले, मैं पर्सनली बेच दूं किसी और को, ऐसा थोड़ी कि एजेंट बोलेगा नहीं हम के तो हमारे तो बेचना पड़ेगा। अरे एजेंट का यूज तो किया ना, उसका नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं लेता स्टेट एजेंट तो नहीं लेता। अब तुमको पेपर में स्टेट एजेंट नहीं लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोल रहा है कि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब स्टेट एजेंट ज्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए मैंने स्टेट एजेंट का एग्जाम्पल दिया, पेपर में कुछ मत लिखो एग्जाम्पल, कोई जरूरत ही नहीं है, इतना लिखोगे सफिशिएंट है, मत जाओ डिटेल में। तो मैंने बता दिया कौन से स्टेट एजेंट को अपॉइंट, देखा जाए तो एजेंट की कंसिडरेशन उन्होंने ले ली, फ्लैट का वो क्या बोलते हैं खरीदना उनके दिया मतलब। अरे जरूरी थोड़ी 10 लोगों ने बोला, तो इसीलिए तो मैंने बोला 10 लोगों को बोला मैं। और सर वो बोल रहे हैं कि फीस तो लेगा ना अपनी, वो किधर लेगा, नहीं लेगा, कौन लेता है, नहीं लेता, स्टेट एजेंट किधर फीस लेता है, फीस लेगा तो कौन जाएगा स्टेट एजेंट के पास, 99acres.com है और कौन सा है, बहुत सारे साइट्स है, उधर दे दूंगा, एजेंट थोड़ी फीस लेता है, नहीं लेता। ले सकता है, हाँ ले सकता है, लेकिन लेता नहीं है। और कौन आएगा इतने कंपटीशन में, अगर वो चार्जेस रखने लग गए, वो कमाते किस पे, 1 करोड़ का फ्लैट, 1% कमीशन दोनों साइड से, मिल गया पैसा, क्लियर है। या मैंने गुड्स बेचने के लिए इसको बोल दिया, और मैंने ऐसे ही कितने लोगों को बोल दिया भाई जिसको बेचना है वो बेचे, कमीशन मिलेगा। अब जो बेचने के लिए वो एफर्ट्स करेगी उसके लिए उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बेचने के बाद मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि बेचे। ये कुछ समझा, उन्होंने ये नहीं बोला है कि एजेंट को पैसे ही नहीं मिलेंगे, उन्होंने ये बोला है कि एजेंट को अपॉइंट करने के लिए, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो भी एजेंसी में मतलब तुम्हारे एजेंट बन गया, भले वो बेटा समझा। देखा है तो ऐसा सभी करेंगे ना, एजेंट सबको बोलते रहते और फिर बस। हाँ तो वो सब लोग करते ही है, तो ये ना काम से पैसा कैसे कमा रहे हो? कुछ, अरे भाई तू फ्लैट मत कर, बंद कर दे दुकान, क्यों कर रहा है धंधा, ये क्वेश्चन हो रहा है तेरे को तो। अरे 10 लोग आएंगे तेरे पास, दुकान खोल के बैठेगा तो 2 लोग 50 लोग 60 लोग आएंगे, जिसको परचेस करने का वो भी आएगा, तो तेरे पास ज्यादा लोग आएंगे ना, तो तू बिक के देगा तो तेरे को कमीशन मिलेगा ना। दूंगा तो कमीशन मिलेगा, अगर तुम मस्त भी बेच देगा तो मुझे थोड़ी कमीशन मिलेगी। अरे नहीं मिलेगा तो मत कर, लोग करते हैं,
लोग कब आ जाए? नहीं उसका नहीं सवाल, लेकिन अभी तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एजेंट नहीं फ्लैट बेच पाएगा तो दुकान बंद कर देगा। अब मैं नहीं बेच सकता फ्लैट, अब तो नहीं बेच सकता मतलब मैं दुकान नहीं खोलने वाला। वो लोग करने वाले करते, वही बात चल रही है। मैं नहीं कर सकता, इंश्योरेंस एजेंट मेरे डैड करते, मैं नहीं कर सकता। इट्स नॉट अबाउट कि मैं वो बेच, नहीं आता मुझे वो टैलेंट, तो ऐसा थोड़ी कि वो करते नहीं है, मेरे डैड करते। चल नेक्स्ट, नहीं पूरा करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, प्रॉमिस टू पे टाइम बार एंड डेट, ये ऑलरेडी हो चुका है। प्रॉमिस टू पे एक ऑलरेडी हो चुका है, 3 इयर्स बोला था कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू खत्म है। तो मतलब 3.5 साल पहले मैंने इसको लोन दिया था, मतलब डिफॉल्ट होके 3 साल 1 महीना हो गया, सपोज डिफॉल्ट होके, तो 3 डिफॉल्ट होने के बाद नेक्स्ट डे से 3 इयर्स गिनना चालू करो। अब उसको 3 साल 1.5 महीना हो गया है, अब मुझे याद आया कि अरे मुझे उससे पैसे लेने हैं, क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? तो उसका वैल्यू खत्म, 0। तो लेकिन इसको लगता है कि सर फिर भी लाइबिलिटी तो बनती है एक जमाने में, तो इसने बोल दिया कि सर अगर मैं आपको पैसे नहीं दूंगी ना उसके, तो भी आप कुछ भी कर नहीं पाओगे प्रैक्टिकली, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है मैं आपको पैसे दे देती हूँ। तो उसने नया प्रॉमिस किया पिछले एक्ट के लिए, ये पास कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो कर रही है प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन माना जाएगा फिर भी वैल्यू, क्योंकि वन साइडेड है ना। सब बदले में आपने पैसे दिए थे, अरे भाई वो उसका वैल्यू खत्म, तो अभी जो मुझे वो दे रही है वो वन साइडेड है, वो वैलिड है। लेकिन तभी अगर वो प्रॉमिस करे, राइटिंग में प्रॉमिस करे, तो राइटिंग होना चाहिए। पहले एग्जांपल दिया था कि सेकंड दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें पहले कंसीडरेशन के लिए अभी पे करेंगे, तो फिर वो वैलिड हो जाता है, उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो उसको बोल जाने का तो बिना कंसीडरेशन के पे करेंगे। हाँ तो वैलिड है ना, वही तो बोल रहा हूँ। अरे भगवान, क्वेश्चन क्या है? प्रॉमिस टू पे टाइम एंड क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है मॉड्यूल में? हेडिंग क्या है? प्रॉमिस टू पे टाइम एंड हेडिंग, मेन हेडिंग क्या है? हे भगवान, मेन हेडिंग क्या है? मेन हेडिंग मतलब कंसिडरेशन नहीं है तो भी वैलिड है, बराबर ना? तो वही तो क्वेश्चन चल रहा है। मालूम है, पर पहले हमने एग्जांपल दिया था कि बिना कंसीडरेशन के वॉइस बोल रहे, पहले सेम एग्जांपल बिना कंसीडरेशन के वॉइस बोल रहे, अभी वैलिड बोल रहे। सेम किधर था? वो एग्जांपल अलग था। अरे मेरे को समझ में नहीं, तू अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्या नाम कर? हाँ, देना बनता था पैसा, लेकिन 4 साल पूरे हो गए, तो अभी इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन ये वॉइड तो नहीं है, ये अनएनफोर्सेबल है, मतलब एक्शन नहीं ले सकता। अब ये खत्म हो गई बात देखा है तो, लेकिन एच ने बोल दिया सर फिर भी मैं आपको पैसे देती हूँ, प्रॉमिस। इस वक्त कुछ गया था, इधर कुछ आ रहा है क्या? नहीं, इट इज वैलिड। तो सर पिछले एग्जांपल में नहीं था, उधर प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट किधर था? अगर उन्होंने बोला है कि खाली प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, तो टाइम बाय डेट, तो पिछले एग्जांपल में टाइम बाय किधर था? तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट ही है, टाइम बाय डेट में। अगर ये पहले वाला अनएनफोर्सेबल है, हाँ, अगर ये वॉइड होता तो ये वाला नहीं तो है ही। ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ये अनएनफोर्सेबल है ना सर, इसकी वैल्यू नहीं है, आपने बोला सर कि ये क्या है? अनएनफोर्सेबल है। ये वॉइड होता तो ये नहीं होता, ये वॉइड नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता, ये अनएनफोर्सेबल है। इसको हम, मैंने बोला था ना, इसको हम डेड डिक्लेयर भी नहीं कर सकते और उसको जिंदा भी नहीं बोल सकते, ये अनएनफोर्सेबल है। विचित्र पोजीशन में है प्रैक्टिकली,
देखा जाए तो वॉइड ही है, लेकिन इसमें जिंदा हो जाए। और दूसरा था कि अगर वो डिफेक्ट रेक्टिफाई हो गया तो भी जिंदा हो जाएगा। समझ में आया? नॉन इनफोर्सेबल, इसको मार भी नहीं सकते। वॉइड मतलब मर चुका है ही नहीं। वैलिड मतलब जिंदा है। ये अजीब सिचुएशन में, तो ऐसे केस में ये वैलिड, अदरवाइज तो नो कंसिडरेशन, नो कॉन्टेक्ट। एजेंसी वाले में अभी इसने क्वेश्चन पूछा, पहली बार पूछा, बोल रहे। एजेंसी वाले में मेरा फ्लैट है, मैंने किसी एजेंट को बोला कि अभी ये फ्लैट बेचना है, वो कोई भी अभी मतलब बायर, फिर मैंने मतलब मैं फ्लैट और बायर हम दोनों ने अंदर ही वो मतलब मैंने स्कूल कर दिया एजेंट को मतलब लेने का। तो ना एजेंट कर सकता है, कुछ एक्शन ले सकता है, लेकिन वो एजेंट की रिस्क है, वो एजेंट की रिस्क। मैं तो करूंगा ऐसा, मैं तो यही चाहूंगा कि एजेंट को कमीशन ना देना पड़े। अगर मैं करूँ तो लॉ कोई कुछ बोल नहीं सकता। एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो उसको पैसा देना। एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट विन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें। तो फिर एजेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है। वो एजेंट को पता है पैसे कैसे वसूल कर, वो एजेंट को पता है कि कैसे। तू भाई जिंदगी में कभी भी स्टेट एजेंट मत बनना, क्योंकि तेरे को कन्विंस ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे लोग करते हैं बिजनेस, अगर बनना है तो बनना, कम से कम 3 साल स्टेट एजेंट के अंदर काम करना, 3 साल। तो तुमको पल्ले पढ़ते पढ़ते 1 आध साल हो जाए, क्योंकि लोग ऐसे कमाई कैसे सकते हैं। बहुत बोला है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इनोसेंट है तभी तो ऐसा कैसे दे सकते हैं सर, लेते हैं वो, उनको जानते हैं कैसे वसूल करना। भाई तेरे बस की बात नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोला है। अब तुम बोल रहे हो वो गलत है, लेकिन है तो है ना, ऐसे ही करते हैं ना लोग। चल, शादी.com क्या करता है, आमने सामने मिलवाता है। हाँ तो ऐसा हो सकता है ना कि हस्बैंड भाई, वो जो लड़का लड़की है वो सीधा उनको कमीशन दिए बगैर ही करे, इसलिए शादी.com तो पहले से पैसा ले लेता है, बाद में रखना चाहिए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लो। स्टेट एजेंट ऐसा करे तो बात अलग। स्टेट एजेंट में कंपटीशन है ना भाई, नहीं लेते पैसे, नहीं लेते पैसे। क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। तो तभी तो सोच समझ के स्टेट एजेंट का एग्जांपल दिया ना, वैसे तो मेरे पास 10 एग्जांपल। क्या क्या वो हो चुका है, हाँ वो तुम लोग का आपस में। मेरे पास एजेंट विदाउट कंसिडरेशन के 4-5 एग्जांपल है एटलीस्ट, लेकिन उनको समझ में है ये स्टेट एजेंट है। अब इसको इसमें भी नहीं पता तो मैं क्या कर सकता। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर थिंग राइट, हर एरिया में रहता है। नेक्स्ट लास्ट 2 पॉइंट छोटे से, जल्दी खत्म कर दे, फिर बाद में बहस चालू होती है। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्टिंग कुछ होगा तो प्लीज इन्वॉल्व मी ऑल्सो, कुछ अच्छा नया सुनने मिलता है। हाँ ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कॉम्पेंसेशन फॉर, नहीं आलतू फालतू कुछ है तुम्हारे ताकि, कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मेरे बेटे को ढूंढा विदाउट माई डिजायर, तो कंसिडरेशन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे अगेन ऐसा लगा शंकर भगवान की वजह से कि देना चाहिए, मेरे डिजायर से नहीं ढूंढा तो नहीं दूंगा। 2 रुपया भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, और मांग भी मेरी है बच्ची, लेकिन वो है ना बोले, तो भोले ने बोल दिया इसलिए मुझे अब देना पड़ रहा है। अब भोले जब सपने में आए, ये तो लॉ में नहीं होता ऐसा कोई चीज, तो मैं अपनी इच्छा से ही दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? वैलिड है। अगर वो मेरे लिए कोई सर्विस करे, मेरे डिजायर से ना करे, वॉलंटरीली करे, और मैं अगर सामने से देने के लिए तैयार हूँ, तो इट इज विदाउट कंसिडरेशन, स्टिल इट इज वैलिड। सर लेकिन किया ना, बेटे को ढूंढा, मेरे डिजायर से नहीं ढूंढा ना, तो नहीं। सर इसमें अगर आपने सिर्फ प्रॉमिस किया है कि मतलब आफ्टर 10 days आई विल टेल यू, पहले हो प्रॉमिस, सूट फाइल कर सकती है, ये तो बात है। मतलब इन 7 केसेस में सूट फाइल हो सकती है,
ये डायरेक्टली पे किया कि प्रॉमिस? पे नहीं है, पे का प्रॉमिस किया तो भी इधर प्रॉमिस भी पे किधर, खाली 5th पॉइंट में पे है, कंप्लीटेड गिफ्ट उधर ही, बाकी किधर भी कंप्लीटेड नहीं है। नेक्स्ट, ये समझा क्या? उसमें 4 पॉइंट्स पढ़ो। द सर्विसेज शुड हैव बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली, मतलब इसने वॉलंटरी अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा से किया, मेरे डिजायर से नहीं किया। सेकंड, सर्विसेज मस्ट हैव रेंडर्ड फॉर द प्रॉमिसर, मतलब मेरे लिए किया, मेरे लिए किया, मेरे डिजायर से नहीं किया, मेरे लिए किया। प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, ये अजीब पॉइंट है, मतलब मैं जिंदा होना चाहिए तभी। ये क्या बात है? लास्ट, प्रॉमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पेंसेट, मतलब मेरी इच्छा से मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब मेरा वॉलेट खो गया, किसी को मिल गया, ऐसा हुआ था अभी थोड़ी दिन पहले गया था, लेकिन बंदे ने वो लाके दे दिया, मैंने भी नहीं था, उसमें पैसे भी जाने दो, छोड़ो, पैसे उसने ले लिए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से मेरा वॉलेट दे देता है और मैं बाद में उस मेरे डिजायर से, मुझे तो याद भी नहीं कि मेरा वॉलेट खो गया सपोज, तो उसने मेरे विदाउट माई डिजायर अगर मेरा वॉलेट लाके दे दिया और मैंने बोल दिया कि भाई मैं, चलेगा, विदाउट कंसिडरेशन, या आज नहीं देता, कल वापस आ जाना, मैं तुमको 1000 रुपया देता हूँ, क्योंकि इसमें इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से देता हूँ। क्लियर? हाँ, खत्म। लास्ट पॉइंट, हाँ मतलब फर्स्ट पॉइंट, हाँ ये इतने तक तो क्लियर है। मेरी सासू माँ ने मुझे प्रॉमिस किया कि जमाई राजा तुम इतने अच्छे हो कि बेटा काम कर दे, मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, 1 फ्लैट तुमको दे देती हूँ। वैलिड और नॉट वैलिड? नॉट वैलिड, पर्सनल रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन, सुनो ना, पर्सनल रिलेशन। लेकिन इसको अगर रिटर्न कर दिया और रजिस्टर कर दिया, so there is a clear intention कि she is not doing this personally, but she intends to transfer that property to me. लेकिन क्यों ट्रांसफर कर रही है? अपनी इच्छा से कर रही है। क्यों? मॉम या डैड भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं बेटे के नाम पे, गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट, पर वो पर्सनल नहीं होता। अगर वो रजिस्टर हो तो समझो बात, नियर रिलेशन में 2 लोग हैं, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, अगर कोई एक बंदा दूसरे बंदे को कोई चीज देने का खाली प्रॉमिस कर रहा है ओरली, नो, वॉइड है, बिकॉज पर्सनल चीज है। खाली रिटर्न किया है, नो, वॉइड है। लेकिन रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है तो उसका वैल्यू पर्सनल नहीं रहता, वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू पे चला जाता। पढ़ लो, खत्म करो। इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब ऑब्वियस है ना, सासू माँ जवाई राजा, हो सकता है ना, पर नहीं मिल रहा है, कम से कम बिल तो करने दो। मुझे क्या पड़ता है, नहीं दो, वाइफ के नाम पे दे दो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं समझा, वैसे भी टैक्स भरना पड़ेगा, नहीं समझा। ये सीए नहीं हो तो क्या हुआ, इतना तो देता है ना उनको भी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन से किया। सेकेंड, पार्टीज मस्ट स्टैंड इन अ नियर रिलेशन, तो सासू माँ तो बिल्कुल नियर रिलेशन में आना चाहिए, दोस्त नहीं, इधर नियर रिलेशन होना चाहिए। नियर रिलेशन मतलब ऑब्वियस, भाई भाई वगैरह, कौरव पांडव नहीं, वो ज्यादा हो गया। इट मस्ट बी, हाँ, और खाली राइटिंग नहीं, आगे क्या दिया जाए, रजिस्टर, चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, रिटर्न हो, रजिस्टर हो, नियर रिलेशन हो और ट्रांसफर हो, वैलिड है, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एग्जांपल बाद में आराम से पढ़ लो, हस्बैंड वाइफ का, ओके। हाँ, थैंक यू सर। सपोज मैं जाएगा,